आज सुनिए हिंदी की प्रवासी एवं प्रतिष्ठित कथाकार हंसादीप जी की लिखी हुई कहानी 1/3। तो शुरू करें कहानी 1/3। आज माँ की संपत्ति का बंटवारा हो गया। जमीन जायदाद का बंटवारा सदा ही होता रहा है, कोई नई बात नहीं। नई बात यह है कि यहाँ 1/4 नहीं 1/3 हुआ। माँ के 4 बेटों की सूची से मेरा नाम हट गया। शायद उसी दिन से हट गया था जिस दिन मैंने देश छोड़ा था। फर्क बस इतना ही है कि मुझे इस बात का पता आज चला। देश में बस जाने के कारण मैं उस वसीयत में कहीं नहीं था। शायद देश छोड़ने के बाद मैं माँ का बेटा भी नहीं रह गया था। माँ के रहते तो मैं उन तीनों से अधिक लाडला रहा जो माँ की गोद में मेरे बाद आए थे। जल्दी ही मैंने दूर आसमान में छलांग लगा ली थी। उड़ते समय अपनी जड़ों को उखाड़ कर साथ ले आया था। खुद तो जड़ों से जुड़ा रहा पर उस ज़मीन से कट गया जहाँ ये जड़ें जुड़ी थीं। जब वहाँ जड़ें ही नहीं रहीं तो कैसा बेटा, कैसा भाई, कैसी वसीयत। इसीलिए मेरा नाम काट दिया गया था। ये समाचार मेरे लिए पीड़ादायी नहीं होना चाहिए था, पर बहुत पीड़ा हुई। पैसों की पीड़ा हो न हो, ये पीड़ा जरूर थी कि मेरा नाम माँ के बेटों की सूची में ही नहीं था। खून का रिश्ता दूरियों ने ले लिया था। लाल रंग का खून आसमानों की उड़ान के बाद इस कदर धुंधलाया कि अपना रंग ही नहीं वजूद भी खो बैठा। अपने देश से विदेश आते समय कई बार आंखें भीगी होंगी, लेकिन जिस तरह आज भीगी हैं उसकी चोट गहरे तक साल रही है। अपने हिस्से को बांटने के बारे में मेरी योजना थी। मैंने सोच रखा था कि अपने हिस्से को मैं भाइयों व उनके बच्चों में कितना बांटूंगा। माँ के नाम से कहाँ कहाँ अस्पताल में दान करूँगा, गरीबों के लिए मदद भेजूँगा। लेकिन छोटे भाइयों ने मुझे ये जहमत उठाने का मौका ही नहीं दिया। वे जानते होंगे कि ये लोगों में बांट कर दानवीर हो जाएगा, गरीबों की दुआएं अकेला ले लेगा। इससे तो अच्छा है कि हमारी ही दुआएं लग जाएं, हम भी तो गरीब हैं। मेरी सोच निरंतर एक दिशा से दूसरी दिशा में पेंडुलम की तरह डोल रही है। अपनों के मन का परायापन साल रहा है। 1/3 में 3 का ये अंक मुझे दंश की तरह चुभ रहा है। 1,50,00,000 का मकान सीधे सीधे 3 भाइयों के खाते में 50 लाख के अंक का सीधा सरल गणित समझा गया। अंक गणित हो, बीज गणित हो या रेखा गणित, रिश्तों को झुठलाना हर गणित के हर अंक ने सीख लिया है। अब खनखनाते अंकों के सामने कोई भी अंक, कोई भी गणित टिक नहीं पाता। रिश्तों के यू टर्न शायद इन अंकों की ही साजिश है। माँ को गए अभी 6 महीने ही हुए। 30 मार्च 2020 का वो दिन जब कोविड-19 काल शुरू ही हुआ था। सारी उड़ानें रद्द कर दी गई थीं। भारत में लॉकडाउन का पालन कोई नहीं कर रहा था। माँ की मृत्यु पर रिश्तेदारों की छोटी सी भीड़ थी। सबसे बड़ा बेटा सबसे दूर विदेश में बैठा अपनी माँ को ऑनलाइन विदा दे रहा था। माँ इतने साल नहीं गई, पर कोरोना के आते ही चली गई। शायद जानती थी कि कुछ दिन और रुकी तो उसके पास कोई आकर भी खड़ा नहीं होगा। अभी कम से कम 4 कंधे तो मिल जाएंगे। मैं जा नहीं पाया, अपनी माँ के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाया। उसी माँ के अंतिम संस्कार में जो मेरे गुण गाते नहीं थकती थी, उसी माँ को मैंने विदाई दी आकाश में तरंगों के द्वारा। उस तरंग से जो मेरे अंदर उठती, मन की लहरों को लेकर वहाँ पहुँचती, उस अग्नि की लौ के साथ एकाकार होती और माँ से मेरी मुलाकात करवा देती। आवाज़ आती, ना ना दुखी मत हो बेटा, तू तो दूर होकर भी बहुत पास है मेरे। और मैं माँ के इस अथाह प्यार की गहराई को महसूस कर खुद को समझा लेता, अपनी मजबूरी जाहिर कर देता और वो समझ जाती हमेशा की तरह। आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तू तो आगे बढ़, परिवार का नाम रोशन कर। तेरी कभी कोई चिंता नहीं रही मुझे, चिंता तो इन नालायकों की है। तू मेरी यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कर, मैं हूँ यहाँ। अपने काबिल बेटे की काबिलियत का नाज माँ के शब्दों में होता। जिस कोख में तेरे जैसा हीरा जन्मा, उसी कोख ने नालायकों को भी जन्म दिया। इन शब्दों की मजबूती कुछ ऐसी थी कि मैंने कभी न माँ की ही चिंता की, न भाइयों की। किसी बात की अगर चिंता की तो अपने कैरियर की। आगे बढ़ता रहा, देश जाना कम होता गया, माँ को दिलासा देता रहा। माँ की आशीर्वादों की झड़ी अपने माथे पर बरसता देख खो गया अपनी ज़िंदगी में। सबसे छोटे भाई के जन्म के बाद ही पिताजी हमें छोड़कर साधु बन गए थे। कहते थे मैं वैराग्य ले रहा हूँ, आत्मा का कल्याण करना है। कहने वाले कहते रहे, इतने साल बीवी के साथ बच्चों को पैदा करते हुए वैराग्य कभी नहीं आड़े आया होगा। 4 छोटे बच्चों को देखते हुए लोगों का वैराग्य हो तो भी चला जाता है, इन महाशय को अब आया है। वैराग्य की धुन में कहाँ चले गए किसी को कुछ पता नहीं चला। माँ क्या करती, वो तो जैसे समय को स्वीकार करने के लिए ही बनी थी।
पहचानती थी अपनी विवशता को, शिकायत करती भी तो किससे? वो जो वैरागी बन गया था उससे, या वो जो ब्याह कर लाया था उससे? 4 पुत्रों की सौगात दी और अकेले छोड़कर चला गया। अकेले कैसे आत्मा का कल्याण करेगा? कहाँ जाएगा? साधुओं के बीच रहकर क्या कभी अतीत को भूल पाएगा? जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता किसी ने कुछ कर दिया है शायद, ऊपर की हवा लग गई, तभी तो एकाएक वैराग्य हो गया। ऊपर की हवा में कई आत्माएं नजर आती जो बाबूजी को अपनी ओर खींचती दिखाई देती। लगता वे मृतात्माएं खींच कर ले गई बाबू को, और हम जिंदा 4 बच्चे व उनकी पत्नी नहीं खींच पाए। बाबू मंथन की दौड़ में हम हार गए। माँ रोती हुई किस्मत को कोसती नहीं रहीं, डटकर सामना किया। सब कुछ संभाल कर बच्चों की परवरिश की, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझसे छोटों को भी पढ़ाने की बहुत कोशिश की। वे नकल करके जैसे तैसे पास होते रहे, किंतु 9वीं 10वीं तक आते आते वो भी छोड़ दिया। हम सब बड़े होते गए। बगैर माँ बाप के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। हमारे साथ तो माँ थी जो बाप बनकर सिर पर हाथ रखती और माँ के आंचल का सुख भी देती। हमारी माली हालत बुरी नहीं थी, ठीक ठाक थी। ना भी होती तो माँ भूखे रहकर हमें खिलाती। शुरू के 2-4 महीने जमा पूंजी से काम चलता रहा। उसके बाद तो माँ ने मेहनत करके अपनी दुकान अच्छी तरह संभाल ली थी। पहले से भी अच्छी चलने लगी थी। रहने के लिए पुश्तैनी हवेली थी ही, बस रोज़ का खर्च चलाने की जुगाड़ ही करनी थी। एक ज़माना था जब हम चारों बड़े होते तंदुरुस्त भाइयों को देखकर माँ को इतनी खुशियाँ मिलती थीं कि उसे आगत भविष्य का वो झूला दिखाई देता जिस पर वो झूल रही होती, और बेटे बहुएं पोते पोतियाँ सब झुला रहे होते। आसपास सेवक सेविकाएं होते जो सेठानी माँ की सेवा में तैयार खड़े होते। तब तो पूत के पैर पालने में थे, पालने से निकलकर वे ही पैर अपने पैरों पर खड़े हुए। आंखें अपना सपना देखने लगीं। मैं विदेश आ गया और शेष तीनों जैसे तैसे अपना खर्च चलाते रहे। सबके अपने सपने थे, उन सपनों में माँ कहीं नहीं होती। अगर कुछ होता तो माँ का बड़ा घर, जिसके 4 टुकड़ों में एक टुकड़ा बहुत प्यारा लगता, वही अपना लगता, अपना सपना लगता। वो जर्जर पुश्तैनी मकान गांव के नगरीकरण में प्रवेश के आसार के साथ करोड़ों की संपत्ति में बदल गया। घर घर था ही नहीं, कबाड़ खाना था। ना जाने कितने बरसों की बगैर काम की चीज़ें पड़ी हुई थीं जो एक बार घर में आईं तो बस आ गईं। कभी उन्हें फेंकने या धूल झाड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। मानो किसी भी चीज़ ने घर में कदम रखा तो अब वो घर का हिस्सा है, घर से बाहर जा नहीं सकता। बेजुबान चीज़ें तो घर में रहीं, पर जुबान वाले चले गए। जिनसे घर घर था वे पिताजी तो गए ही थे। घर के बेटे भी एक एक करके चले गए थे, जिन्हें माँ नहीं रोक सकती थी। नहीं रोका, पर इन चीज़ों को घर में रोकती रहीं। कभी फुर्सत में सहलाकर देखती होंगी, उनसे बात करती होंगी, याद करती होंगी वे दिन जब घर हरा भरा था, जब चीज़ें नहीं घर के लोग बोलते थे। अब वो दायित्व इन चीज़ों ने ले लिया था जो यदा कदा माँ को स्मृतियों से रूबरू करवा देती थी। बड़े घर में छोटे से कद की माँ का कोई एक कमरा नहीं था। चारों ओर जहाँ मन किया बैठ जाया करती थीं, जहाँ मन किया दोपहर की झपकी ले लिया करती थीं। कमरे थे ही कहाँ घर में, बड़े हॉल के हॉल थे। तब छोटे कमरों का चलन ही नहीं होता था शायद। घर में जितने बड़े बड़े हॉल हों उतना ही घर अच्छा माना जाता था। और उन बड़े हॉल नुमा कमरों में हर चीज़ बेतरतीब रखी होती थी, ऐसी कि जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वो आँख उठाते ही मिल जाए। किसी ने कभी कुछ जमाने की या बदलने की कोशिश नहीं की। अपने काम की चीज़ दिखी तो माँ से पूछ कर ले ली। सालों हो गए थे, देख रेख नहीं हो रही थी। सफ़ेद चूने से पुती दीवारों के पोपड़े खिर खिर खिरते जा रहे थे। जहाँ तहाँ छिपकलियों की घनी बस्ती दिखाई देती। कभी कभी चूहे भी दिखाई देते। इतनी तेज़ दौड़ लगाते फिर भी साफ दिखाई दे जाते। कमरे की लंबाई इतनी थी कि एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचते चूहों का आकार प्रकार सब कुछ दिखाई दे जाता। ऊपर की छत ऐसी हो गई थी जैसे कभी भी गिर सकती है। हर चरमराती दीवार के पीछे माँ की मजबूत आंखें थीं जिन पर आज तक कोई नज़र नहीं डाल पाया था। उनके तीनों नालायक बेटे भी नहीं। जाने कितने सालों से माँ के जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे वे। जितनी उनकी बेचैनी बढ़ती उतनी माँ के जीने की चाह बढ़ जाती। तीनों भाई यदा कदा माँ के घर जाते और ताना दे आते। भाई तो रोज़ फ़ोन करता होगा, रोज़ बातें करता होगा। सारी आशीषें तो भाई को दे ही दी होंगी, कुछ बच गई हों तो मुझे भी दे दो। माँ की आदत हो गई थी ये सब सुनने की। किसी दिन कोई आकर बगैर ताना दिए चक्कर लगाकर जाता तो पोते पोतियों से धीरे से पूछती, तेरे पापा की तबीयत तो ठीक है ना? अगले दिन फिर कोई ना कोई आता, ताना मार कर जाता। तब माँ को लगता सब ठीक ठाक है। मझला छोटा मुन्ना सबके सब जैसे एक ही मिट्टी के बने थे।
जिस दिन ये देखने की इच्छा से जाते कि माँ ने बिस्तर पकड़ लिया, उस दिन माँ के किचन से खुशबू आ रही होती, कभी शुद्ध घी का हलवा बनाने की तो कभी आम पाक मतलब आम की बर्फ़ी की। खाने के शौक़ ने उन्हें जिंदा रखा था शायद, या यूँ कहें कि खाने के शौक़ से माँ सक्रिय रहती और 90 साल की उम्र तक भी खूब मीठा खाकर मीठी ही रहती थी। आखिरकार चली गईं। कब तक रुकती? बेटों के बालों की सफ़ेदी कहने लगी थी कि हम थक गए, लेकिन ये माँ है, कभी नहीं थकती। आज भी अपनी रोटी खुद बनाकर खाती है। घूमते घामते पोते पोतियाँ देख आते कि दादी क्या कर रही है। उनसे कुछ सूखे मेवे लेकर खा लेते। काजू किशमिश खाने या ताज़ी मिठाई खाने की ललक दादी के घर के चक्कर लगवा देती। समझ नहीं पाते कि दादी अकेली क्यों रहती हैं। उन्हें तो दादी बहुत अच्छी लगती थी। दादी भी उनसे उनके घर की सारी बातें उगलवा लेती। तेरी मम्मी ने क्या कहा, तेरे पापा ने क्या कहा, ज़्यादा लड़ाई तो नहीं हुई, मिठाई खानी है कि नहीं, चल जल्दी से बता दे। बच्चे सब उगल देते, अपना पक्ष भी रख देते। जली रोटी खानी पड़ी या फिर मम्मी पापा दोनों ने बहुत डांटा। माँ मुस्कुराती रहती। सीसीटीवी कैमरों के बगैर सबके घर की तस्वीर माँ के सामने होती। सब कुछ जानते समझते ही माँ वसीयत बनाकर नहीं गई थी। शायद जानती थी कि तीनों भाइयों के रहते ऐसे ही किसी कागज़ के टुकड़े का कोई महत्व नहीं। उनमें इतनी ताकत थी कि माँ के हाथों से कुछ भी लिखवाकर कभी भी उसे प्रमाणित करवा लें। सालों पुराने घर का सामान तो उनके आंखें मूंदते ही गायब हो गया था। बचा था पुश्तैनी मकान, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। 4 बेटों बहुओं पोते पोतियों सबके होते हुए सालों से माँ अकेली रह रही थी। आखिर में छोटे की शादी से उम्मीद थी कि वो टिकेगा माँ के पास। कुछ दिनों में वो भी बाहर निकल गया, ये कहते हुए मैं तो अपने भाइयों का अनुकरण कर रहा हूँ। मेरे दिमाग से वो वसीयत जा ही नहीं रही थी जिसमें मैं कहीं नहीं था। अपनी माँ का बेटा तो था, शायद उन तीनों से अधिक था जो मेरे बाद आए थे माँ के पास। मेरी कुर्सी के ऊपर वाले शेल्फ में है माँ की तस्वीर, उस मुस्कुराहट के साथ जो मेरे हर काम से और चौड़ी हो जाती थी। हम 4 भाइयों के नाम क्रम के अनुसार ही पुकारे जाते घर में, बड़ा, मझला, छोटा और मुन्ना। बड़ा मैं था, सिर्फ उम्र में बड़ा नहीं था, हर जगह बड़ा था। घर की दीवारों में, माँ के नेह में और आगे आसमान की ऊंचाइयों को नापने तक। माँ का कद भी मैंने बड़ा किया था। माँ की हसरतों को बहुत ऊंचाइयाँ दी थी मैंने। एयरपोर्ट से किराए की कार लेकर जब गांव पहुंचता तो भीड़ लग जाती मेरे आसपास। एक रौनक सी होती घर में, ऐसा लगता कि कोई जलसा है, विदेश से बेटा आया है। मेरे स्वागत में घर उत्सव मनाता, मिलने जुलने वालों की होड़ लगी रहती, हर किसी को उपहार की लालसा होती। माँ कहती, थोड़ा थोड़ा सबको दिया कर, कोई कभी जिले से बाहर नहीं गया और तू विदेश से आया है, उम्मीद तो करते हैं ना। मेरे लिए कुछ मत लाया कर, पर इन सबको दिया कर। तीनों छोटे भाई ताना देते, माँ का बड़ा बेटा आया है, अब देखना क्या क्या माल निकलेगा। तू भी ना माँ, सबसे ज़्यादा उसको प्यार करती है जो चला गया है तुझे छोड़कर। माँ के पास जवाब तैयार रहता, तो तुम पहले आ जाते, तुम्हें ही करती। मैंने ही भेजा है उसे आगे बढ़ने के लिए। बाबू तो चले गए थे, तुम्हारा ध्यान भी तो उसी ने रखा। वही तो पढ़ता भी था, तुम सबको पढ़ाता भी था। पढ़ाता नहीं था, इस बहाने सबको डंडे मारने की आज़ादी मिल गई थी उसे। मैं सब कुछ सुनता पर प्रतिवाद नहीं करता। अक्खड़पन से कितना भी टकराओ चोट ही लगती है। माँ के इस अतिरिक्त प्यार का खूब फ़ायदा उठाया मैंने। कभी माँ को साथ ले जाने की बात नहीं की। डरता था कि कहीं माँ ने हाँ कर दी तो वहाँ रहेगी कैसे, मेरी इटालियन बीबी कैसे रहेगी उसके साथ, कैसे रहेगी उस माहौल में जहाँ आसपास वाले एक दूसरे को जानते भी नहीं। मन में ये धारणा बना ली थी कि माँ अपनी ज़मीन को कभी नहीं छोड़ेगी। किसी हाल में मैं उसे नहीं ले जाना चाहता था। वहाँ ले जाकर माँ का मन दुखाना नहीं चाहता था। अकेलेपन का बोझ उठाना उसके लिए आसान ना होता। यहाँ आता हूँ तो छोटी छोटी बातें उसे कितना खुश कर देती हैं। हरे चने को छोड़ भून कर दाने निकाल देती हैं। पढ़ा लिखा है, कहीं सूट बूट खराब ना हो जाए। भुट्टे के दाने भी निकाल कर देती हैं, हाथ गंदे मत कर। मेरे कपड़े धोने के लिए धोबन काकी को कभी नहीं देती। कहती कीमती कपड़े हैं, मैं हल्के हाथ से धोऊंगी। मेरे वे कपड़े धोते हुए शायद माँ को अपने नन्हे की याद आती होगी, जिसके छोटे छोटे कपड़े धोकर अपार सुख का अनुभव किया होगा। तब तो बाबू भी थे, एक हरा भरा घर था। इधर माँ के पेट में एक के बाद एक बेटे आते रहे, उधर बाबू दूर होते रहे। बड़ी संतान को बड़ा मान मिलता ही है, फिर इसने तो सम्मान दिया है पूरे गांव को। माँ का गर्वीला चेहरा जितना दमकता, उतना भाइयों का चेहरा बुझता रहता। धीरे धीरे सबकी बहुएं आईं। माँ को दिए जाने वाले ताने अब 3 गुना और बढ़ गए थे। याद है मुझे अच्छी तरह, एक बार जब मजले की बहू ने मिर्च ज़्यादा डाल दी थी।
गले में अटक गई थी। इधर मैं खांस रहा था, उधर माँ की जैसे जान निकल रही थी। किचन में जाकर डांट रही थी, इतनी मिर्च डालते हो, तुम्हें पता नहीं चलता कि उसे खाई नहीं जाती। दूर से आता है तुम लोगों से मिलने के लिए, तुम ठीक से उसके लिए खाना भी नहीं बना पाते। ऐसे तमाम लम्हे बड़े के लिए तो सम्मानजनक होते, किंतु तीनों भाई व उनकी पत्नियां कुढ़ती रहती हैं। बड़े तो नाम के हैं, संभालना तो इन्हें था, संभाल हम रहे हैं। छोटे होकर भी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। प्यार तो बहुत आता है बड़े बेटे पर, कर लो, आज हैं कल चले जाएंगे। ऐसी सैकड़ों कड़वी बातें मेरे जहन में गूंजती रहीं। आज 1/3 के साथ उन सब बातों का बदला ले लिया गया। वो चौथा जो माँ के लिए पहला था कहीं नहीं रहा था। माँ की सूरत याद आती कि अगर उनके रहते किसी ने मेरा हिस्सा ले लिया होता तो क्या हालत होती उसकी। जब भी दूध तपाकर मावा मिठाई बनती तो मेरे हिस्से की ताले में रखी जाती, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहता। बीते दिनों की इस जुगाली के चलते कई बार फ़ोन तक हाथ गया कि तीनों भाइयों को चीख चीख कर पूछूं मैं कहाँ हूँ इस बंटवारे में, लेकिन हिम्मत जवाब दे जाती। ऊपर रखी माँ की तस्वीर दिखती जो कहती, मैंने तो तुम्हें बहुत दिया बेटा, पहली ममता तुम्हीं पर बरसी, तुमने ही तो मुझे मातृत्व सुख का एहसास कराया, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। उन्हें पैसों की ज़रूरत है, वे पढ़े लिखे नहीं, ना समझ हैं, तुम अपनी समझ से बना लोगे पैसा। वो तुम्हारे छोटे भाई हैं, बंटवारा तो तब रोज़ होता था जब तुम्हें ज़्यादा प्यार मिलता था, तब उन्होंने भी सवाल किए थे, ना उन्हें जवाब दे पाई ना तुम्हें। एक रत्ती भर तोला या माशा कुछ तो ज़्यादा था तुम्हारे लिए। माँ का वो हाथ जो बड़े बेटे के सिर पर पहले रखा जाता था, वो हाथ जो बड़े बेटे के विदेश गमन पर हजारों मील दूर से आशीर्वाद दे जाता था, वो हाथ जो बड़े बेटे के नाम से ही चेहरे की आभा को दोगुनी कर देता था, वही हाथ आज भी मेरे सिर पर है। उस हाथ के स्पर्श को मेरा बाल रहित गंजा सिर महसूस करता है। आज सभी भाई समान खुश हैं तो तुम उनकी खुशी में साथ दो। आज सबको अपना जायज़ हक मिल गया है। बंटवारा संपत्ति का हुआ था, मेरे पास जो बरसों से था वो तो आज भी सुरक्षित है। मेरा हिस्सा पूरा 1/1। मैंने ऊपर देखा, माँ की तस्वीर में आज उसके चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराहट थी। भाइयों को फ़ोन तो मैंने फिर भी लगाया, मगर ये कहने के लिए कि तुम्हारे इस निर्णय से मैं बहुत खुश हूँ। अभी आप सुन रहे थे प्रवासी कथाकार हंसादीप जी की लिखी हुई कहानी 1/3। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।